वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी इसमें होंगे। ठीक है, ये सीरीज़ भले ही यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही हो, लेकिन किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और 24 तारीख को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। ठीक है, 24 मई को, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विषाणु या वायरस के संदर्भ में सही कथन है। दो कथन है यहाँ पर। विषाणु या वायरस वास्तविक कोशिकाएं नहीं हैं। वायरस में केवल आनुवांशिक सामग्री डीएनए या आरएनए और एक प्रोटीन आवरण होता है क्या? बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। विषाणु या वायरस वास्तविक कोशिकाएं नहीं हैं। वायरस में केवल आनुवांशिक सामग्री डीएनए या आरएनए और एक प्रोटीन आवरण होता है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों, ये सी है इसका आंसर। ठीक है, विषाणु एक अकोशिकीय संरचना है, यानी विषाणु वास्तविक कोशिकाएं नहीं हैं, क्योंकि उनमें प्रोटोप्लाज्म और स्वतंत्र उपापचय का अभाव होता है। प्रजनन की बात करें, ये केवल जीवित मेजबान कोशिका के भीतर ही प्रजनन कर सकते हैं, अन्यथा निर्जीव कणों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत कहता है कि सभी सजीव कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन जो वायरस है इस सीमा से बाहर है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट पर मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है। विशेषता की बात करें, वायरस में केवल आनुवांशिक सामग्री डीएनए या आरएनए और एक प्रोटीन आवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रत्यक्ष कर सुधारों के तहत नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? ये हो गया है 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, बजट में प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की गई है। नया आयकर अधिनियम 2025 तैयार किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। इसका उद्देश्य पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाना है। नए फॉर्म और नियमावली को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आम नागरिक बिना किसी कठिनाई के स्वयं कर अनुपालन कर सके। यह सुधार ईज़ ऑफ लिविंग और कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है क्या? इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था क्या? शराब और पेट्रोलियम उत्पादों को अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है क्या? देखिए, पहली बात तो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स, आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। तो क्या एक से एलिमिनेट हो रहा है क्या? जहाँ जहाँ एक को हटा दीजिए, पूरा तो नहीं होगा, 50% हो गया। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, दूसरा वाला करेक्ट है और तीसरा वाला भी करेक्ट है। शराब और पेट्रोलियम उत्पादों को अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, केवल 2 और 3। पहला वाला इनकरेक्ट है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, न कि प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जैसे कि इनकम टैक्स सीधे व्यक्ति या संस्था की आय पर लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, जिसका अंतिम बोझ कंज्यूमर पर पड़ता है, उपभोक्ता पर पड़ता है। ठीक है, जो उसे खरीद रहा है। कथन 2 सही है। भारत में जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से लागू किया गया था। इसने केंद्र और राज्यों के कई पुराने करों को समाहित कर लिया, जैसे कि वैट को, उत्पाद शुल्क को, सेवा कर को। तीसरा वाला सही है। वर्तमान में मानव उपभोग के लिए शराब यानी एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम उत्पादों में यानी कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमानन ईंधन, इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इन पर अभी भी पुराने कर
जैसे कि जो राज्यों में चलते हैं वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स और केंद्र का उत्पाद शुल्क लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास, ये नहीं है। बैंकिंग सबके द्वार, ये भी नहीं है। एक देश एक खाता, ये भी नहीं है। मेरा खाता भाग्य विधाता भी है। लॉन्चिंग की बात करें तो 28 अगस्त 2024 को वित्त समावेशन के लिए शुरू की गई थी ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। लाभ क्या है? शून्य शेष खाता, दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। उपलब्धि, इसने करोड़ों अछूते लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा। और डीबीटी सरकारी सब्सिडी सीधे इन्हीं खातों में होती है, इन्हीं खातों में जमा होती है। पांचवा प्रश्न है भारत का पहला इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन था? किसने किया था भारत में सबसे पहले इंटरनेट की सेवा? VSNL ने, ठीक है, बहुत पहले 1995 में। VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड है, इसको बाद में टाटा ने खरीद लिया। देखिए VSNL का पूरा नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक दूर संचार कंपनी थी जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसने 1995 में भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कंपनी को सन 2002 में टाटा समूह द्वारा अधिकृत कर लिया गया और 13 फरवरी 2008 को इसका नाम बदलकर टाटा कम्युनिकेशंस कर दिया गया। उपलब्धता की बात करें तो प्रारंभ में यह केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और पुणे जैसे महानगरों तक सीमित थी। क्रांति, ठीक है, यह का मतलब क्या है यहाँ पर? इंटरनेट सेवा से। VSNL की शुरुआत ने भारत में IT क्रांति और डिजिटल युग के द्वार खोल दिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की वो कौन सी अनुसूची है जिसके तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? पांचवी अनुसूची। कौन सी अनुसूची है वो? पांचवी अनुसूची। देखिए भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित विशेष प्रावधान है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। अब एक प्रश्न तो हो गया, एक छठी से ही पूछा जाता है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान नहीं है? तो 6th शेड्यूल में 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। त्रिपुरा है उसमें, असम है उसमें, मिजोरम है उसमें, मेघालय भी है उसमें, लेकिन मणिपुर नहीं है उसमें। तो मणिपुर की जगह मेघालय होना चाहिए। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है, एक अनुसूची से प्रश्न बनते ही बनते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसमें, में जनजातीय बहुल क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। यह अनुसूची जनजातीय आबादी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और भूमि की रक्षा करने के लिए स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से स्वशासन का अधिकार देती है। चलिए गलत युग में अपने को पहचानना है, यह है साइबर शब्दावलियाँ। डॉक्सिंग, स्पूफिंग, डार्क वेब, कुकीज। डॉक्सिंग किसी की निजी जानकारी को सार्वजनिक करना, स्पूफिंग अपनी पहचान बदलकर धोखा देना, डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन पर नहीं दिखता, और कुकीज एक प्रकार का हार्डवेयर जो डेटा स्टोर करता है। देखिए कुकीज़ आपके फ़ोन में भी रहती है, जो ब्राउज़र में जो जानकारी होती है, जैसे कि जो टेक्स्ट आपने या पासवर्ड आपने जो फिल किए वहाँ सेव हो जाते हैं। तो कुकीज़ कोई हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, यही गलत है, डी वाला है यहाँ पर। कुकीज़ हार्डवेयर नहीं है बल्कि ये छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं,
ठीक है, जिन्हें वेबसाइट उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में स्टोर करती है। कार्य इनका उपयोगकर्ता की पसंद याद रखने, लॉगिंग सत्र बनाए रखने और ब्राउजिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कमेटी COM लिखेंगे, वो कमेटी आ जाएगी वहाँ पर। कम्युनिकेशन अगर शब्द आपने बार बार यूज़ किया है तो वो आ जाएगा। ठीक है, पासवर्ड अपना टाइप करने लगेंगे तो वो पूरा फिल कर देगा। या ईमेल आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल rahul@कुछ.com, तो RAH भी आप लिखेंगे तो पूरा ऊपर पॉपअप करने लगेगा, तो उसको क्लिक करके आप, तो ये स्मृति होती है एक तरह से। जोखिम क्या है इसमें? हालांकि कुकीज़ वायरस नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी कुकीज़ का उपयोग विज्ञापन दाता आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं, जो निजता के लिए चिंतन का विषय है। अन्य ऑप्शन थे, डॉक्सिंग का उपयोग अक्सर डराने धमकाने के लिए किया जाता है, जबकि स्पूफिंग का उपयोग तकनीकी धोखाधड़ी में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत किस राज्य में 1500 रुपये की मासिक सहायता दी जा रही है? ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, बी है इसका आंसर। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र महिला को अब 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है। 13 मई 2026 को योजना की 36वीं किस्त जारी की जाएगी। अच्छा, ये योजना प्रारंभ कब हुई थी? ये जून 2023 में प्रारंभ हुई थी। तब मासिक किस्त 1000 रुपये प्रति माह थी। पहली वृद्धि जो की गई वो अक्टूबर 2023 में की गई, 1250 रुपये प्रति माह कर दिया गया। दूसरी वृद्धि नवंबर 2024 में की गई और तब से अभी तक वर्तमान तक 1500 रुपये प्रति माह ही है। लक्ष्य क्या है सरकार का? मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, घोषित लक्ष्य जो है, इस राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह तक ले जाना है, जो बड़ी उपलब्धि होगी। एक लाभार्थी संख्या, राज्य की लगभग 1.29 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। गलत युग्म चुनना है, प्रोटोकॉल नेटवर्क और उनके उपयोग। SMPT ईमेल भेजने के लिए, FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए, IP एड्रेस डिवाइस की पहचान के लिए, ब्लूटूथ लंबी दूरी के संचार के लिए। देखिए, लंबी दूरी का संचार ब्लूटूथ से कैसे करोगे? लघु दूरी का संचार करोगे ना, 10 मीटर से 100 मीटर तक, तो यही गलत है। लंबी दूरी के संचार के लिए तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्लूटूथ जो है एक लघु दूरी यानी शॉर्ट रेंज की वायरलेस तकनीक है, जो आमतौर पर 10 से 100 मीटर के दायरे में डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग की जाती है। लंबी दूरी के संचार के लिए आपको सैटेलाइट या इंटरनेट का उपयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कंप्यूटर पीढ़ियों के संदर्भ में कूट चुनिए। तीसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, चौथी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC चिप है वो तीसरी पीढ़ी में है, और जो माइक्रो प्रोसेसर है जिससे आपके लैपटॉप आ गए, ठीक है, नए वाले कंप्यूटर आ गए, तो वो चौथी पीढ़ी है। गलत है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर है, तो कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, कथन एक गलत है। तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप का उपयोग किया गया था, ना कि माइक्रो प्रोसेसर का। दूसरा वाला गलत है। चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ। ठीक है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंप्यूटरों की पीढ़ियों का यदि हम संक्षिप्त विवरण देखें तो पहली पीढ़ी मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, आकार बहुत बड़ा था उनका। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग, गति और विश्वसनीयता बढ़ी। फिर तीसरी पीढ़ी आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हो गया, कंप्यूटर छोटे हो गए, किफ़ायती हो गए। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर आ गए। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और ULSI पर आधारित वर्तमान और भविष्य की तकनीक जो चल रही है अभी। तो माइक्रो प्रोसेसर, ये जो आपके कंप्यूटर, मैकबुक और टैबलेट के नाम से चीज़ें बिक रही हैं बाज़ार में, कंप्यूटर का नया रूप, और चौथी पीढ़ी है।
इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। भारत नेट परियोजना के बारे में 2 कथन है यहाँ पर, 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा सही होगा? इसका पुराना नाम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था। इसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। यह परियोजना केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है। भारत नेट परियोजना, इसका पुराना नाम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था, बिल्कुल। इसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। तो ग्राम पंचायतें गांव में होती हैं, तो केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तो गलत है, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए है ये। तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, केवल पहला और दूसरा सी है इसका आंसर। देखिए उद्देश्य क्या है, यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, तो तीसरा वाला गलत हो गया। इसे 2011 में शुरू किया गया था और 2015 में भारत नेट के रूप में पुनः नामित किया गया। टेक्निक इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जा रहा है। महत्व क्या है, यह डिजिटल इंडिया के विज़न को ग्रामीण स्तर तक ले जाने का आधार है। तेरहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस पोर्टल और उनके उद्देश्य का गलत जोड़ा चुनना है। ई नेम राष्ट्रीय कृषि बाजार, सारथी ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं, उमंग केवल मनोरंजन सेवाएं, दीक्षा शिक्षकों के लिए डिजिटल मंच। दीक्षा पोर्टल ई गवर्नेंस पोर्टल है, शिक्षकों के लिए डिजिटल मंच, ठीक है। सारथी ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं के लिए ई नेम राष्ट्रीय कृषि बाजार, गलती है यहाँ पर सी में। केवल मनोरंजन के लिए थोड़ी है उमंग ऐप। देखिए उमंग जो पोर्टल है इसका पूर्ण रूप है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह केंद्र और राज्य सरकार की सैकड़ों सेवाओं का एक साझा मंच है, ऐसा नहीं है केवल मनोरंजन के लिए, तो सी गलत है। बाकी ई नेम जो है किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए एकीकृत बाजार प्रदान करता है। सारथी या वाहन परिवहन मंत्रालय के पोर्टल हैं। और दीक्षा की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय का एक पोर्टल है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी। चलिए, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अक्सर समाचारों में रहता है एक्स, पूर्व नाम ट्विटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? एक तो प्रश्न यह है कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, एक्स की स्थापना कब हुई थी। एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये ट्विटर से एक्स कब हो गया। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में, इसका तो उत्तर यह है। थोड़ा हिस्ट्री देखें, ट्विटर को मार्च 2006 में जैक डॉर्सी, नूह ग्लास और विज स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया था। अधिग्रहण अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने इसे $44 बिलियन में खरीदा। ठीक है, 2022 में खरीद लिया, अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने। और रीब्रांडिंग वर्ष 2023 में इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया। विशेषता, यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहां सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान होता है। ठीक है, शेयर मार्केट हिल जाते हैं एक ट्वीट कर देता है तो कोई, मतलब नॉन बंदा होना चाहिए वैश्विक स्तर पर। ई गवर्नेंस के G2C मॉडल का पूर्ण रूप और सटीक उदाहरण क्या है? गवर्नमेंट टू कंपनी, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कोऑपरेटिव्स, गवर्नमेंट टू कस्टमर। ई गवर्नेंस G2C मॉडल का पूर्ण रूप है गवर्नमेंट टू सिटीजन, और उदाहरण है ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी। देखिए G2C का अर्थ है सरकार से नागरिक, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सीधे नागरिकों तक पहुंचाना है। लक्ष्य सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना। उदाहरण डिजिटल लॉकर, ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र और माई गवर्नमेंट पोर्टल। महत्व क्या है, यह सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के स्मार्ट शासन मॉडल का आधार है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए।
कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के 3 मुख्य घटक पूछ रहा है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्क, कीबोर्ड माउस मॉनिटर, एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। देखिए सीपीयू कीबोर्ड माउस मॉनिटर के बिना भी अधूरा है, लेकिन यहाँ 3 मुख्य घटक पूछ रहा है सीपीयू के। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, स्कूल में पढ़ा होगा आपने, एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। डी होगा इसका उत्तर। तो एएलयू हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है। यह सभी गणितीय यानी जोड़ घटाव और तार्किक यानी तुलना गणनाएं करता है। कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सभी भागों के बीच तालमेल बिठाता है और डेटा के प्रवाह को निर्देशित करता है। रजिस्टर्स, ये सीपीयू के भीतर बहुत तेज गति वाली छोटी मेमोरी होती है जो तत्काल डेटा को स्टोर करती है और महत्व। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यही निर्देशों को डिकोड और निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करता है। 17वां प्रश्न कथन कारण वाला है। कथन ए है, कारण आर है। कथन ए है कि अक्टूबर 2025 में भारत ने अपनी डिजिटल रुपया परियोजना को पूर्णतः खुदरा उपयोग के लिए व्यापक स्तर पर लॉन्च किया था क्योंकि सरकार का लक्ष्य भौतिक मुद्रा के मुद्रण लागत को कम करना और वित्तीय समावेशन को डिजिटल माध्यम से बढ़ाना है। बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ए है इसका आंसर। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का व्यापक विस्तार नवंबर 2025 तक पूरा हो गया। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। फ़ायदे इससे अंतर बैंक लेन देन और सीमा पार भुगतान में लगने वाले समय और लागत में भारी कमी आएगी, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में। गोपनीयता की बात करें तो आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि डिजिटल रुपया भौतिक नकदी की तरह ही धारक को गुमनामी और सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है, एनोनिमिटी और सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश का इंदौर। देखिए मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयासों में शीर्ष पर रहा। पैरामीटर, यह रैंकिंग वायु गुणवत्ता सूचकांक, सड़कों की धूल पर नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और जन जागरूकता के आधार पर दी जाती है। दूसरा स्थान आगरा और ठाणे ने भी अपनी रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की बात करें तो केंद्र सरकार का लक्ष्य 2026 तक प्रमुख शहरों में पार्टिकुलर मैटर यानी PM10 और PM2.5 के स्तर में 40% की कमी लाना है, जबकि ये बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, दिल्ली तो स्मॉग कैपिटल बन जाती है सर्दियों में। 19वें नंबर का प्रश्न है, सितंबर 2025 में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कैनबरा घोषणा का मुख्य उद्देश्य या केंद्र क्या था? सितंबर 2025 में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कैनबरा घोषणा का मुख्य केंद्र था हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग। ठीक है, सितंबर अगस्त 2025 तक की करंट पूछी जा सकती है, ए है इसका आंसर, एग्ज़ाम्स में पूरे 1 साल की। देखिए उद्देश्य है सितंबर 2025 में क्वाड देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने हिंद प्रशांत को स्वतंत्र और खुला करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। इसके बाद अमेरिका ने यानी ट्रंप ने इससे बाहर निकलने की भी घोषणा की, ठीक है, पिछले कुछ महीनों में, लेकिन बाहर नहीं निकले वो। 4 ही मेंबर हैं अभी क्वाड में। प्रमुख पहल क्वाड डिक्लेरेशन के तहत समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए उपग्रह डेटा साझा करने और महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों में चीन की निर्भरता कम करने पर सहमति बनी।
भारत की भूमिका। भारत ने क्वाड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने का सुझाव दिया। और सुरक्षा की बात करें, सदस्य देशों ने साइबर सुरक्षा और राहत आपदा राहत के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने पर जोर दिया। चलिए 19 हो गए हैं। 20 और अंतिम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ कौन सा ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया था? 4-5 महीने की बात हो गई। डिजिटल व्यापार समझौता, रक्षा सहयोग समझौता यानी डिफेंस का कोई समझौता किया क्या, या मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, या जलवायु कार्यवाही संधि? बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय जलवायु कार्यवाही संधि, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं देश। ठीक है, जो समझौता हुआ है जनवरी 2026 में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, वो हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। सी है इसका आंसर। और क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा खतरा है इस समय। देखिए, जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, टैरिफ कम करना, और नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल व्यापार और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। तो इसी तरह के मिक्स 20 प्रश्न, करंट अफेयर्स भी रहेगी, हर सब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट टेस्ट में 21 to 40 स्टार्ट कर देंगे, फिर 41 to 60, फिर 100 तक कवर कर लेंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।